देखिए इसके पहले के वीडियो में हम लोग लास्ट में जो ख़त्म किए थे वो डीएसआईबी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। डीएसआईबी, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक क्या होती हैं। देखिए आपका ये जो स्टार्ट हुआ था, ये बेसल के नॉर्म्स आपने सुना होगा बैंकिंग सिस्टम में, ये बेसल्स के नॉर्म्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग BCBS। इन्हीं के कैटेगरी में, इन्हीं को नज़र रखते हुए ही हमारे यहाँ पे डीएसआईबी डिक्लेयर हुआ था। अब BCBS क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न इनका नाम है। अब ये क्या होता है, 2012 में एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हो रहा था, इसको BCBS बोलते हैं। ये आपका चल रहा था, इसका बैकग्राउंड रखा गया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था, इस पे ही बात होने वाली थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात होने वाली थी। स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है जो बेसल नाम से है, वहाँ पे ही सारे जितने भी मतलब बैंकों के जितने भी अलग अलग वर्ल्ड में जितने भी बैंक हैं उनके एसोसिएट आए थे यहाँ पे बातें करने। उसमें आपको देखिए 2000 ये क्यों लाया गया था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस की बात क्यों हो रही थी। 2008 में आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में ही डिस्कस करने की आगे ऐसी सिचुएशन ना बने, क्योंकि एक जगह पे कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पूरे वर्ल्ड में जो है उसके इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें चल रही थी। उसमें क्या हुआ था, 2012 में ये प्रपोज़ किया गया था, उसके कुछ BCBS के नॉर्म्स प्रपोज़ किए गए थे, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न के नॉर्म्स कुछ प्रपोज़ किए गए थे। लेकिन RBI को ये चीज़ें अपनी इकॉनमी से फिजिबल नहीं लगी, तो 2014 में RBI ने खुद का अपना नॉर्म्स लेके आया, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंस बैंक, 2014 में। अब ये क्या था, ये अब इनके स्कोर के हिसाब से इनको दिया जाएगा रैंकिंग, ठीक है। बैंकों को 5 बकेट तैयार किया गया था। ये कौन कौन से बकेट थे? ये बकेट थे आपके बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब 1 में जो है, बकेट 1 में आपका 0.4%, 0.2%, 0.4%, ठीक है, 0.6, 0.8 और 1%, ठीक है। ये आपका, ये इनको मेंटेन करना है अपना रिस्क वेटेज एसेट का। ये कैपिटल टायर 1 CET, ये क्या होता है, कैपिटल इक्विटी टायर 1, ठीक है। ये कैपिटल इक्विटी टायर 1 क्या होता है, इनकी जो कैपिटल है वो पूरा, उसका मतलब टायर 1 जो था वो टायर 1 कैटेगरी इनको मेंटेन करना होता है। वो क्या होता था, वो रिस्क वेटेज एसेट, जितना इनके पास रिस्क वेटेज एसेट है उसका इनको 0.2% अलग से रखना पड़ता था, या 0.24%। ये जो था डिटरमाइन होता था आपका बकेट के हिसाब से, ठीक है। बकेट के हिसाब से कौन किस बकेट में आएगा, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें इनको प्लेस की जाती थी। जैसे कि हम इसके पहले वाले ही, अभी इसके पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैंकों में कौन कौन सी बैंक कौन से बकेट में है, तो हम बात किए थे कि SBI जो है वो बकेट 3 में है। तो अब बकेट 3 में इसका मतलब क्या हुआ, 0.6% अपने रिस्क वेटेड एसेट का इनको CET मेंटेन करना है, ठीक है। CET टायर 1 इनको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या था, अब इनको देखिए, इनको SLR CRR तो मेंटेन करना ही है, ठीक है। SLR CRR के मेंटेन करने के बाद एडिशनल इनको मेंटेन करना, एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था वो इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें थी, पूरी तरह से यही था कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक क्या होता था, और बेसल का जो नॉर्म्स था ये यही था कि बैंकों को रिस्क से बचाने के लिए ही अपने अंदर एडिशनल अमाउंट मेंटेन करना। उसको बार बार उसको देखिए, बैंक जो थी वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है, और बेसल्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया था। वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उतना क्वेश्चन नहीं डिटेल में पूछता है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आप बोलेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही इनफ रहेगा कि आप जस्ट जान लें कि कौन से बकेट में कौन किसको रखा गया है और बकेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे कि अब ये तो आपका इंडिया का हो गया। अब ग्लोबल बैंक जो हम लोग पढ़े थे, फॉरेन बैंक, अब फॉरेन बैंक इंडिया में आती हैं। अब फॉरेन बैंक को क्या था, इनको ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस बैंक बुलाता है। अब इनमें क्या था, FSB जो था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये BCBS से कंसल्ट करके, FSB जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये BCBS से कंसल्ट करके, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन से कंसल्ट करके इस वो चीज़ें डिसाइड की जाती थी कि कौन से बैंक को कितना मेंटेन करना है। इनमें क्या था कि GSIB जो बैंक है इनको अपने यहाँ तो मेंटेन करना ही है, इनको जिस कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं उनके यहाँ भी करना है। इंडिया में अगर इनका परफॉर्मेंस चल रहा है तो इंडिया में भी मेंटेन करना है इनको, अपने यहाँ तो करना ही है, जहाँ पे इनका ओरिजिन है यहाँ पे भी इनको करना है। ये चीज़ें थी, ठीक है।
अपने रिस्क वेटेज एसेट का सीईटी एडिशनल, मतलब एडिशनल सीईटी, मतलब कि अपने अपना जो है वो एसएलआर सीआरआर वो जो चीज़ें चलती ही हैं, इसके अलावा जो सीईटी टायर 1 जो चीज़ें चल रही थी वो मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है। और इंडिया में जो था वो इंडिया के एसेट के हिसाब से जो रिस्क वेटेज एसेट निकलेगा, RWA रिस्क वेटेज एसेट जो था RWA, उसके हिसाब से मेंटेन करना था। ठीक, सिमिलरली इसी फेज़ में ही इसी तरह से आपका इंश्योरेंस भी था। इंश्योरेंस जैसे कि ये तो अभी हम लोग बैंकों के बारे में पढ़ लिए कि बैंकों के अंदर कैसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस चीज़ें थी, उसी तरह से आपका था इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्या था, जो आपका डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंश्योरेंस थे वो कौन से, वो कौन डिक्लेयर करेगा, वो इरडाई करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी थी इरडाई, आपका IRDAI, ये मेंटेन करता था इस चीज़, ये मतलब नॉर्म्स निकालता था इन लोगों को कैसे, कौन बैंक को, कौन से इंश्योरेंस कंपनी को किसके अंदर में रखा जाएगा, कौन से बकेट में। ठीक है, इसमें क्या था, आपके 3 जो हैं इंडिया के 3, LIC हो गया लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद से GIC जनरल इंश्योरेंस, उसके बाद से न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है कंपनी, ये तीनों को आपका डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस बैंक के अंदर में रखा गया था। ठीक है, ये तीनों को 2021 में ही डिक्लेयर किया गया, इसके अंदर में लाया गया। ठीक है, अब इनको रखने का क्या मतलब है, अगर इनको रखा गया है तो इनका सोवरेन गारंटी कौन लेगा, इनका सोवरेन गारंटी लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर ये बैंक, अगर कभी भी इस बैंक रन की कंडीशन आती है तो उनका जो है गारंटी जो है बनेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा। मतलब इस बैंक में, इस इंश्योरेंस कंपनी में LIC, GIC और न्यू इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसमें क्या होता है, अगर अपने पैसे को रख रहे हैं तो आप बहुत ही सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद करेगी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें थी ये डोमेस्टिकली। अगले चैप्टर में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की कैसे चलती है बैंकों के अंदर में। बैंकों की क्या मॉनेटरी पॉलिसी तो RBI की होती है, गवर्नमेंट की तो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो वही और बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी की, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम बहुत सारी चीज़ों को, रेपो रेट कैसे डिसाइड होता है वो सब के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तो मिलते हैं उसमें। इसमें आपको कभी भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट के बारे में ज़रूर उसको अच्छे से बताऊँगा अलग वीडियो में। ठीक है।